दोस्तों, आप सबका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। ये बायोग्राफिक सीरीज का दूसरा एपिसोड है। इस एपिसोड में हम अलेक्जेंडर द ग्रेट के जीवन के बारे में जानेंगे। अलेक्जेंडर द ग्रेट, जिसको अलेक्जेंडर थर्ड या अलेक्जेंडर ऑफ मैसेडोनिया के नाम से भी जाना जाता है, मैसेडोनिया का राजा था। अलेक्जेंडर ने एक वक्त पर दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य बनाया था। अलेक्जेंडर के ग्रीक एम्पायर को ही हेलेनिस्टिक एम्पायर भी कहते हैं। अलेक्जेंडर का जन्म 356 बीसी में मैसेडोनिया में हुआ था। अलेक्जेंडर के पिता फिलिप II मैसेडोनिया के राजा थे। अलेक्जेंडर की मां का नाम क्वीन ओलंपियस था। हालांकि एक पॉपुलर लेजेंड की अगर माने तो अलेक्जेंडर के असली पिता ग्रीक माइथोलॉजी के सबसे ताकतवर देवता ज़्यूस को माना जाता है। जब अलेक्जेंडर 12 साल का था तब उसने एक जंगली घोड़े ब्यूसेफलस को काबू करके सबको हैरान कर दिया था। ब्यूसेफलस बाद में अलेक्जेंडर की लड़ाइयों में उसका सबसे विश्वसनीय साथी बना। अलेक्जेंडर को ग्रीस के महान फिलासफर एरिस्टोटल ने 3 साल तक पढ़ाया था। जब अलेक्जेंडर की उम्र 13 साल की थी तब उसके पिता ने एरिस्टोटल को अलेक्जेंडर के टीचर के तौर पर अपॉइंट किया था। एरिस्टोटल अलेक्जेंडर को 16 साल की उम्र तक पढ़ाता रहा। माना जाता है कि जो पढ़ाई की आदत अलेक्जेंडर के साथ तमाम उम्र रही, वो आदत एरिस्टोटल के प्रभाव की वजह से ही अलेक्जेंडर के अंदर आई थी। एरिस्टोटल की वजह से ही अलेक्जेंडर में पढ़ाई को लेकर दिलचस्पी जागी थी। हालांकि बाद में अलेक्जेंडर मशहूरी में अपने गुरु एरिस्टोटल से भी आगे निकल गया। अलेक्जेंडर दुनिया का सबसे महान राजा बन गया। 340 बीसी में जब अलेक्जेंडर की उम्र महज 16 साल थी, वो अपने पिता के साथ टर्की में उसके युद्ध अभियान में शामिल होता है। वहां अलेक्जेंडर ने अपने पिता की सेना की अगुवाई करते हुए कई लड़ाइयां जीती। इससे उसका पिता बहुत प्रभावित होता है और वो अलेक्जेंडर में अपना वारिस देखना शुरू करता है। लेकिन अगले ही साल 339 बीसी में राजा फिलिप दूसरी शादी करता है, जिसकी वजह से उसका अपनी पत्नी और अलेक्जेंडर की मां ओलंपियस से झगड़ा हो जाता है और दोनों का तलाक हो जाता है। अलेक्जेंडर अपने पिता को छोड़कर अपनी मां के साथ पहले तो एपरस चला जाता है, फिर वहां से इलेरिया जाता है। लेकिन दोनों बाप बेटों के बीच में फिर से सुलह हो जाती है और अलेक्जेंडर पिता के पास वापस लौट आता है। वापस लौटकर अलेक्जेंडर देखता है कि अब वो राजगद्दी का इकलौता वारिस नहीं था। मैसेडोनिया में अब राजगद्दी के कई दावेदार पैदा हो चुके थे। लेकिन 336 बीसी में अलेक्जेंडर के पिता फिलिप को एक शादी समारोह में जहर देकर मार दिया जाता है। अलेक्जेंडर मैसेडोनियन सेना के समर्थन से राजगद्दी पर महज 20 साल की उम्र में बैठ जाता है और वो मैसेडोनिया का राजा बन जाता है। राजा बनने के बाद अलेक्जेंडर ने अपने सारे दुश्मनों को एक एक कर ठिकाने लगाना शुरू किया। उसने सबसे पहले लाइसेंटस के राजकुमार और राजकुमारी को मरवा दिया, क्योंकि उसको शक था कि ये भाई बहन ही उसके पिता के असली कातिल हैं। घर के दुश्मनों को साफ करने के बाद अलेक्जेंडर ने एशिया को कांकर करने का फैसला किया। 334 बीसी में अलेक्जेंडर ने अपने सबसे बड़े दुश्मन पर्शियन एम्पायर को जीतने का अभियान शुरू किया। उस समय पर्शियन एम्पायर पर डेरियस III का रूल हुआ करता था। अलेक्जेंडर की सेना की पहली जंग पर्शियन सेना के साथ आइसस नाम की जगह पर होती है। इस जंग को हम ऐतिहासिक तौर पर बैटल ऑफ आइसस के नाम से भी जानते हैं। अलेक्जेंडर की सेना इस जंग को जीत जाती है और डेरियस III भागने पर मजबूर हो जाता है। अगले कुछ सालों के दौरान अलेक्जेंडर लगातार पूर्व की दिशा में आगे बढ़ता रहा और एक के बाद एक पर्शियन एम्पायर के महत्वपूर्ण शहरों पर कब्जा करता रहा। पहले वो टायर शहर को जीतता है और फिर गाजा पर भी कब्जा कर लेता है। लेकिन अलेक्जेंडर की डारियस के साथ जो फैसलाकुन लड़ाई होती है उसे बैटल ऑफ गागोमेला कहा जाता है। 331 बीसी में अलेक्जेंडर की सेना और डेरियस III की सेना गागोमेला नाम के एक इराकी गांव के पास आखिरी बार आमने सामने आती है और दोनों सेनाओं में जबरदस्त लड़ाई होती है। लेकिन डेरियस की सेना इस जंग को हार जाती है और पर्शियन एम्पायर ढह जाता है और इस तरह अलेक्जेंडर पर्शियन एम्पायर का नया शासक बनता है। हालांकि डेरियस बचकर भागने में कामयाब हो जाता है, लेकिन बाद में 330 बीसी में डेरियस को मार दिया जाता है। अलेक्जेंडर का अभियान पर्शियन एम्पायर तक ही सीमित नहीं रहा। वो पूर्व की दिशा में लगातार आगे बढ़ता रहा और वो भारत तक पहुंच जाता है। अलेक्जेंडर असल में पूरा एशिया जीतना चाहता था। अलेक्जेंडर की आखिरी और सबसे बड़ी लड़ाई आज के पाकिस्तान में झेलम नदी के किनारे पर होती है। 326 बीसी में अलेक्जेंडर झेलम, जिसे ग्रीक लोगों ने हेडस्पस लिखा है, वहां अपनी सेना के साथ पहुंचता है। अलेक्जेंडर का सामना वहां पर पंजाब के राजा पोरस से होता है। इस लड़ाई को बैटल ऑफ हेडस्पस कहा जाता है। यह लड़ाई अलेक्जेंडर के लिए एक नया अनुभव था। उसने कभी इस तरह की सेना से मुकाबला नहीं किया था। पोरस की सेना में लगभग 200 हाथी थे। दोनों सेनाएं झेलम नदी के किनारे एक दूसरे से टकराती है। पोरस की सेना अलेक्जेंडर की सेना को कड़ी टक्कर देती है। कहा तो जाता है कि अलेक्जेंडर लगभग इस लड़ाई को हार ही गया था, लेकिन अलेक्जेंडर की घुड़सवार सेना की बेमिसाल लड़ाई ने आखिरकार उसको जीत दिला दी
और पोरस ने जिस बहादुरी से इस युद्ध को लड़ा था उससे अलेक्जेंडर भी इम्प्रेस हो जाता है। उसने कभी इस तरह के साहस का सामना नहीं किया था। पोरस की हार के बाद पोरस को बड़े सम्मान के साथ अलेक्जेंडर के सामने पेश किया गया। कहा जाता है कि अलेक्जेंडर ने खड़े होकर पोरस का स्वागत किया। अलेक्जेंडर ने पोरस से पूछा था कि मैं तुझसे कैसा सलूक करूं, तो पोरस ने फेमसली कहा था कि जैसा एक राजा को दूसरे राजा के साथ करना चाहिए। अलेक्जेंडर इस बात से इतना प्रभावित होता है कि वो पोरस की जान बख्श देता है और उसे अपना सूबेदार बनाकर उसका राज्य उसे वापस लौटा देता है। हालांकि अलेक्जेंडर का सबसे अच्छा साथी उसका घोड़ा ब्यूसेफलस इस लड़ाई में मारा जाता है। अलेक्जेंडर अब आगे बढ़ने की तैयारी करता है। वो उत्तर भारत के उस समय के सबसे बड़े साम्राज्य नंद एम्पायर को हराकर उत्तर भारत पर कब्जा करना चाहता था। अलेक्जेंडर अपने अभियान को आगे बढ़ाते हुए आज के ब्यास नदी तक अपनी सेना के साथ पहुंच जाता है, लेकिन वहां पहुंचकर अलेक्जेंडर की सेना ने आगे बढ़ने से मना कर दिया। असल में अलेक्जेंडर की सेना थकी हुई थी और वो अब और युद्ध नहीं लड़ना चाहती थी, वो घर लौटना चाहती थी। और अलेक्जेंडर की सेना ने नंद राजाओं और उनकी ताकत के बारे में भी सुना था। नंद साम्राज्य जैसे ताकतवर साम्राज्य से टकराने की हिम्मत अब उनमें नहीं बची थी। सेना ने अलेक्जेंडर को वापस मुड़ने पर मजबूर कर दिया और अलेक्जेंडर सेना के दबाव में आकर वापस मुड़ने का फैसला करता है। अलेक्जेंडर 3 साल बाद 323 बीसीई में बेबीलोन वापस पहुंच जाता है, जहां पर अचानक और बहुत रहस्यमय तरीके से महज 32 साल की उम्र में उसकी मौत हो जाती है। अलेक्जेंडर की मौत को लेकर अलग अलग कहानियां कही जाती हैं। कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं कि उसकी मौत बुखार की वजह से हुई थी, जबकि कुछ और का मानना है कि उसको जहर दिया गया था। हकीकत क्या है ये किसी को नहीं पता, लेकिन अलेक्जेंडर की मौत के बाद उसका एम्पायर बहुत जल्द टूट के बिखर गया। अलेक्जेंडर ने अपना कोई वारिस नहीं चुना था। कुछ इतिहासकारों की माने तो मौत से पहले जब अलेक्जेंडर से पूछा गया कि उसकी राजगद्दी उसके बाद किसको मिलनी चाहिए, तो अलेक्जेंडर ने जवाब में कहा था जो सबसे ताकतवर होगा उसको। अलेक्जेंडर का एम्पायर बाद में उसके जनरल्स ने आपस में बांट लिया। अलेक्जेंडर ने दुनिया के जो इलाके जीते थे वहां पर ग्रीक कल्चर और ग्रीक नॉलेज को फैलाया। वो सब इलाके जहां जहां अलेक्जेंडर ने कदम रखा था वो ग्रीक कल्चर के प्रभाव में आ गए। उन इलाकों में इस प्रभाव को आज भी महसूस किया जा सकता है। ग्रीक कल्चर और लोकल कल्चर्स के बीच का ये जो मिलाप हुआ, उससे नए रीति रिवाज और नए विश्वासों ने जन्म लिया। यहाँ तक कि इसकी वजह से कई नए धर्म भी पैदा हुए। अलेक्जेंडर ने प्राचीन दुनिया को पूरी तरह से बदल दिया। उसने इतिहास के रुख को एक नई दिशा में मोड़ दिया। अलेक्जेंडर खास तौर पर अपनी मिलिट्री टैक्टिक्स और स्ट्रेटजीज के लिए प्राचीन दुनिया में बहुत मशहूर हुए। उसकी मिलिट्री टैक्टिक्स, जिसको मैसेडोनियन फेलंक्स कहा जाता है, उसने प्राचीन दुनिया की युद्ध कला को पूरी तरह से बदल दिया। अलेक्जेंडर को आज भी दुनिया का महानतम शासक माना जाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में किसी और महान ऐतिहासिक व्यक्ति की कहानी के साथ। थैंक यू।